देखो आज पाठ का नाम है रेशों से वस्त्रों तक। रेशों से वस्त्र तक, यानी सबसे पहले जो कपड़े जो बनाए जाते हैं वो रेशा होता है। क्या होता है? रेशा होता है। तो वो रेशा किससे प्राप्त होता है? भेड़ से। भेड़ से। बस। और भेड़, बकरी, ऊंट, हिरन, हिरन से। हिरन ना सदी भेड़ से तो पता है, जब पढ़े ही थे। देखो, एक तो पेड़ पौधों से और एक जंतुओं से। दो प्रकार के रेशे होते हैं, एक पौधों से और एक जंतुओं से। तो पेड़ पौधों से प्राप्त, जैसे कपास की खेती होती है, कपास, तो कपास जो होता है, जो पेड़ों से जो प्राप्त करने वाले रेशा है उसको पादप रेशा कहते हैं। पादप यानी पेड़। पेड़ों से जो प्राप्त होने वाला रेशा है वो क्या कहलाएगा? पादप रेशा। और जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे को क्या कहेंगे? जंतु रेशा या जांतव रेशा। ठीक है। तो कपास की खेती जो है उसमें उससे रुई प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? रुई। और पटसन की खेती होती है और जूट। ठीक है। तो इनका उपयोग जो है ना, कपास का, वो कागज, सूती वस्त्र बनाने में, चादर बनाने में, इसमें इसका चादर चद्दर जो होती है सूती, उसको बनाने में जो रुई से, अब रुई का उपयोग आप जानते हो, तकियों वगैरह में, रजाई वगैरह में, इसमें भी भरने में किया जाता है। और रुई से धागा बनाया जाता है। चरखा होता है, अपने गांधी जी देखे होंगे, गांधी जी चरखा काटते हुए जो, तो वो रुई से धागा बनाते थे। क्या बनाते थे? धागा बनाते थे। और उस धागे से फिर क्या बनेंगे? वस्त्र। वस्त्र यानी कपड़े बनेंगे। तो ये तो हो गया पादप रेशा यानी पेड़ पौधा से। इसी प्रकार जंतु जो होते हैं, भेड़ है, कुछ बकरियां भी होती हैं, याक और ऊंट। ऊंट तो आपने देखा होगा। एक याक होता है जो बर्फ के पहाड़ों में आपने देखा होगा, एक गाय जैसा, जिसके शरीर पे बाल होते हैं, सींग भी होते हैं, बाल भी होते हैं। याक देखा होगा, एक पशु, उस पे भी, उसके शरीर पे भी बाल होते हैं। तो हाँ, कुछ बकरियां भी होती हैं, कुछ बकरियों की नस्ल होती हैं, उसमें भी बाल पाए जाते हैं। भेड़ पे तो होते ही हैं। भेड़ तो आपने देखी होगी, सफ़ेद जो कलर की। तो इनके जो रेशे होते हैं इनको जांतव रेशे कहते हैं। और एक रेशम का कीड़ा भी होता है, रेशम कीट बोलते हैं उसको। ठीक है। जिससे रेशम कीट में जो कोकून होता है उससे भी प्राप्त होता है धागा। ठीक है। और रेशम, ये जो ऊन से फिर ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं, जो सर्दियों में पहने जाते हैं ऊनी कपड़े, वो फिर बनाए जाते हैं। मतलब सूती कपड़े और ऊनी कपड़े दोनों का उपयोग। तो सूती कपड़े तो कब पहनते हैं? गर्मियों में पहनते हैं। और ऊनी कपड़े सर्दियों में। तो ये दोनों प्रकार के जो कपड़े हैं वो पौधों से और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। पहले उसको धागे के रूप में कर लिया जाता है और धागे के बाद में फिर उससे कपड़े बनाए जाते हैं। देखो, जो कपड़े जो बनते हैं मशीनों से बनते हैं, और बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उसमें धागा लगा करके और वो कपड़े बना दिए जाते हैं। और ऊनी में तो देखो, घर में जो अपनी बहनें और जो माताएं बहनें होती हैं वो भी ऊनी जो सिलती हैं, जो उससे क्या बोलते हैं, सिलाई क्या होते हैं, वो दो डंडे होते हैं, सिलाई, उससे सिलती रहती है ना, सुराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ? उससे ऊनी टोपा वगैरह ये बनाती नहीं है घर पे, हैं, स्वेटर वगैरह बना देती हैं मम्मी जो, तो वो भी उससे बना दिए जाते हैं। ठीक है। घर पे भी बनाए जाते हैं। वैसे जो कपड़े अपन बाज़ार से ख़रीदते हैं, और ये तो मशीनों में बनाए जाते हैं। तो ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़, याक और बकरी, ये सब, बकरी भी होती है कि अंगोरा करके नाम है उसका, अंगोरा बकरी मैंने लिखाई भी थी, अंगोरा बकरी। तो अंगोरा बकरी जो है उससे भी
प्राप्त की जाती हैं। अब ऊन को तैयार करने की जो विधि क्या है, विधि है ये सबसे पहले आपने देखा हो, देखो बाल भी रूखे बाल होते हैं, मुलायम बाल होते हैं। आपने अपने शरीर पे ही देख लो, महसूस करो, जो सर के बाल होते हैं वो थोड़े रूखे होते हैं, और जो त्वचा के बाल आप देखोगे, त्वचा के जो बाल जो पुरुषों में होते हैं ये थोड़े मुलायम होते हैं। कैसे होते हैं? मुलायम। ये रूखे होंगे और ये मुलायम। ऐसे ही भेड़ों में भी होता है। भेड़ों में जो दाढ़ी पे जो यहाँ जो बाल होते हैं उनके भेड़ों के, वो रूखे होते हैं दाढ़ी के बाल, और जो शरीर पे जो बाल होते हैं वो मुलायम होते हैं। तो इन बालों का उपयोग ऊन बनाने के लिए किया जाता है। दोनों तरह के जो बाल होते हैं उसका कुछ ना कुछ उपयोग रहता है ऊन बनाने में, और जो कड़े बाल होते हैं, रूखे बाल, उनका भी उपयोग होता है। तो भेड़ जो पालन जो है, भेड़ पालन जो कई राज्यों में, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, जो पहाड़ी एरिया है जहाँ पर बर्फ़ के पहाड़ पाए जाते हैं, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ ऊँट तो तुम्हें पता है, राजस्थान में भी ऊँट मिलता है। तो वहाँ पर जो गडरिये होते हैं इनको चराने वाले, ठीक है, गडरिये जो इनको चराते रहते हैं, वो झुंड के झुंड इनको चराते रहते हैं, और चराने के बाद में फिर उसको पालन करते हैं उसका, और जो ऊन होती है उसको एक टाइम आने पर भेड़ से जो ऊन प्राप्त कर लेते हैं और उसको बेच देते हैं, ठीक है। उससे आगे चल करके फिर वो अपना धागा बनाते होंगे और अपने कपड़े तैयार करवाते होंगे। प्रक्रिया ये है कि देखो, भेड़ पालने वाला भेड़ को ऊन उतार के दे देगा, बाज़ार में बेच देगा, वो उसका आगे धागा बनाएंगे, फिर वो धागे वाले उनको बेच देंगे कंपनियों को, वहाँ मशीनों से फिर वो धागे से कपड़े से ले जाएंगे, कपड़े मतलब बनाए जाएंगे, ठीक है। ये प्रक्रिया एक होती है। तो भेड़ तुम जानती हो क्या खाती है? भेड़ घास खाती है, शाकाहारी होती है भेड़ भी, घास और पत्तियाँ खाती है। इसके अलावा जो ये जो चराने वाले होते हैं, इनको गडरिये, ये इनको मक्का, ज्वार, खल वगैरह, ये खली वगैरह ये भी खिला देते हैं, जिससे इनके भेड़ जो हैं वो गुणवत्ता पूर्वक, इनके जो रेशे हैं वो अच्छे उसमें से निकलते हैं। भाई वैसे भी आपने देखा होगा, भैंस गायों को वैसे तो खाती ही हैं वो, तो अगर उनको खल वगैरह और ये अच्छी दे दिया जाए तो उनका अच्छा मतलब दूध अच्छा निकलता है कि नहीं निकलता? ऐसे ही सेम इनमें भी यही होता है। इनको अगर अच्छा खिलाओगे तो इनके रेशे भी अच्छे प्राप्त होंगे, मतलब घने प्राप्त होंगे, घने मतलब ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा प्राप्त होंगे। तो कुछ नस्लों में घने बाल प्राप्त होते हैं, अच्छी नस्ल में अच्छी नस्ल जो होती है और अच्छा खान पीन जो होता है, उससे मतलब जो ऊन है वो अच्छी प्राप्त होती है। अब जो नस्ल जो है, एक बाखरवाल नस्ल का नाम बाखरवाल है, वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। किस राज्य में पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। और एक है अपने राजस्थान में जो लोही और नाली, लोही और नाली, दो तरह की नस्ल है जो राजस्थान में भी मिलती है, पंजाब और हरियाणा में भी मिलती है। एक पाटनवाड़ है, नस्ल का नाम है पाटनवाड़, जो भेड़ की नस्ल है वो गुजरात में भी पाई जाती है। एक मारवाड़ी जो है भेड़, वो राजस्थान में भी मारवाड़ी है और गुजरात में भी ये मारवाड़ी पाई जाती है, ठीक है। तो और हर नस्ल के जो ऊन से अलग अलग चीज़ बनाई जाती है, जैसे जो मारवाड़ी है उससे कंबल, ऊनी कंबल बनाए जाते हैं, ठीक है, ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं, गलीचे बनाए जाते हैं, ऊनी शॉल बनाई जाती, शॉल जो होती है ओढ़ने वाली सर्दियों में, वो भी बनाई जाती हैं, ठीक है। अब भेड़ से जो रेशे और ऊन इनको प्राप्त करने के लिए कुछ मतलब चरण दिए गए हैं, कुछ चरण हैं कि सबसे पहले क्या किया जाएगा, फिर उसके बाद क्या किया जाएगा। तो विभिन्न इसमें 5-6 चरण दिए गए हैं। तो चरण वाइज इनको पढ़ेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे। तो सबसे पहले जैसे एक लंबी प्रक्रिया होती है चरणों में, इसके कई चरण हैं। तो सबसे पहला चरण है भेड़ों के बालों की कटाई, भेड़ों के बालों की कटाई। तो मैंने बताया जैसे ये चरवाहे होते हैं, ये गडरिया होते हैं, जब इनको पता लग जाता है भेड़ के खूब बाल सही हो गए हैं, खूब घने हो गए हैं, अब इनको उतार लिया जाए, तो ये उसकी घर पर ही कर लेते हैं, या मशीनें भी आती हैं, तो मशीनों से जो उसकी जो खाल होती है उस पर से वो ऊन जो है वो उतार ली जाती है। वैसे ये सामान्यतः गर्मी के मौसम में उतारी जाती है, बालों को गर्मी के मौसम में उतार देते हैं। तो उसका जो प्रक्रिया बनते बनते जब तक सर्दियाँ आ जाती हैं तब तक वो कपड़ा तैयार हो जाता है। अब सर्दियों में ही अगर उतारने लग जाओगे तो उसको बेचोगे कब, समझे?
तो सामान्यतः जो प्रक्रिया है वो गर्मियों में की जाती है। गर्मियों में करने का यही कारण है कि उनको समय मिल जाता है। वहाँ सर्दियाँ जब तक आएंगी जब तक कपड़ा उसमें से तैयार हो जाएगा। और इसके बाद में उसको इस तरीके से काटा जाता है कि मतलब भेड़ के लगे नहीं, उसको कष्ट नहीं हो, तो इस तरीके से उसको उतार लिया जाता है। अब दूसरा जो उसका चरण है वो है अभिमार्जन। क्या चरण है? अभिमार्जन उसका चरण होता है। अभिमार्जन में क्या होता है कि कटाई करने के बाद को ऊन को जो पानी की टंकियों में डाल दिया जाता है। पानी की टंकियों में क्यों डालेंगे? क्यों डालते पानी? मुलायम हो जाए। मुलायम तो हो जाएगी, वो बात अलग है, लेकिन उसमें से जो धूल है ना, अब भेड़ पता नहीं कहाँ कहाँ लेटती है, कहाँ कहाँ वो गंदी हो जाती है, तो ऊन उसकी जो है गंदी हो जाती है, तो उसको पानी से डाल करके उसकी जो चिकनाई या धूल है वो आराम से उसमें से निकल जाती है। तो सामान्यतः ये प्रक्रिया जो है ना, ये जो प्रक्रिया टंकियों में डाल के कर लिए जाते हैं, लेकिन अब तो मशीनें भी आ गई हैं धोने वाली। भेड़ की ऊन को उसमें डाल दिया मशीन में और अच्छी तरह से उसको धुल जाती है आराम से। उसमें से चिकनाई, मिट्टी और जो भी उसमें गंदगी होती है वो सब साफ हो जाती है। तो ये दूसरा चरण हो गया। पहला चरण क्या था? पादप रेशा। पहला चरण सबसे पहले ऊन की भेड़ पे से कटाई। और दूसरा चरण क्या है? धुलाई कह लो या अभिमार्जन कह लो या धुलाई कह लो। अब उसकी छटाई होती है। छटाई मतलब जो अच्छे रेशे होते हैं, छोटे छोटे अलग और लंबाई वाले अलग, लंबे रेशे अलग, उसमें भी जो है ना कड़े रेशे यानी रूखे वाले वो अलग और मुलायम वाले अलग, इनको अलग कर लिया जाता है। ठीक है, अलग करने के लिए जो छोटे रेशे हैं उनको अलग कर लेंगे, जो लंबे वाले हैं उनको अलग कर लेते हैं, और उसके बाद में जो क्या कहते हैं छटाई उसकी कर ली जाती है, हल्के वाले अलग कर लिए जाते हैं। तो ये प्रक्रिया सामान्यतः पहले तो मतलब ऐसे ही कर लेते थे हाथों से, उसमें क्या समय लगता है। आजकल ये प्रक्रिया मशीनों के द्वारा होती है। अब अगला जो है वो है कताई। अब उस धोने के बाद में कताई करते हैं। तो कताई का क्या मतलब है? रंग। जो आपने मशीन देखी होंगी, जैसे इसको पहले सुखा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सुखा लेते हैं। तो छोटे जो कोमल रेशे होते हैं, जो फूले हुए रेशे हैं, उस रेशों की ऊन के धागों के रूप में कताई की जाती है। कताई का मतलब होता है एक तरीके से धागा बनाना। चरखा भी क्या होता है? काटता है, उसको कहते हैं कातना। कातना का मतलब होता है जो रुई आपको मिल गई, अब धुल के जो मिल गई, तो उस रुई से धागा बनाने की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? धागा बनाने की प्रक्रिया। तो रुई से धागा बनाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? कताई। क्या कहते हैं? कताई। तो आपने गांधी जी जो देखे होंगे, जो चरखा चलाते थे, तो वो यही तो करते थे। ऊन होती थी बगल में रुई, और उससे वो धागा बनाते थे, यानी वो कताई करते थे चरखे। तो पहले चरखे होते थे, तो चरखों से करते थे। अब तो मशीनें चल गई हैं, मशीनों से इनकी कताई कर देते हैं। तो 3 चरण हो गए। कौन कौन से? पहला कटाई हो गया, दूसरा धुलाई या अभिमार्जन हो गया, और तीसरा छटाई। चौथा हो गया, हाँ, तीसरा छटाई और चौथा कताई। ठीक है, चौथा कटाई। देखो एक जैसे शब्द आ रहे हैं, देखो कटाई, धुलाई, छटाई और कताई। वो कटाई था, ये कताई, कातना। ठीक है, तो 4 चरण आपको समझ में आ गए? कटाई, धुलाई, छटाई और कताई। अब अगला है एक जैसा शब्द आ रहा है, रंगाई। क्या है? तो रंगाई का तो शब्द से ही पता चल रहा है, क्या करेंगे उस पर? रंग करेंगे। अब धागा हमें प्राप्त हो गया, तो कुछ धागे भूरे रंग के, कुछ काले रंग के, कुछ सफ़ेद रंग के, तो विभिन्न जो रंग के जो हैं वो, हाँ, जो लाल है उसमें कलर कर दिया जाता है। अब तक तो जो ऊन प्राप्त हुई है वो सफ़ेद कलर की होगी या पीली होगी, थोड़ी बहुत पीलेपन में होगी। तो अब उसमें क्या है, अलग अलग कलर मिला के उस पर रंगाई कर दी जाती है।
ठीक है। अब इनको सुलझा दिया जाता है, लास्ट में जो है इनको सुलझा दिया जाता है। अब सुलझाने के बाद में वो छोटे छोटे जब धागे के रूप में आ जाएंगे, कलर के रूप में हो जाएगा, फिर उसके स्वेटर और या वस्त्र जो बनाए जाते हैं। अंतिम चरण जो है वो क्या है, जो धागा मिल गया अब कलर का कलर का भाई धागा मिल गया, अब उससे क्या होगा, रंग तो हो ही गया। उसके बाद में वस्त्र बनाए अंतिम चरण जो है वो क्या है, वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्र बनाए जाते हैं। तो जो धागा प्राप्त हो जाएगा तो उसको, जैसे ऊनी धागा प्राप्त हुआ तो घर में महिलाएं स्वेटर वगैरह बुन लेती हैं, और अगर उसको शहर में अगर बेच आओ धागे को, तो जो कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, उन मशीनों में ये वस्त्र या कपड़े बनाए जाते हैं, चाहे वो सूती वस्त्र हो, चाहे वो ऊनी वस्त्र हो, या तो सूती वस्त्र हो या चाहे ऊनी वस्त्र हो। तो ये चरण सबकी समझ में आ गए। और ये एक जो वस्त्र उद्योग है ना, ये एक बहुत बड़ा उद्योग है। जो कपड़े बनाने का जो उद्योग है ना, वो छोटे स्तर से लगा करके बड़े स्तर तक है, और ये बहुत बड़ा उद्योग है। उद्योग कैसे बड़ा है, देखो, एक भेड़ पाल रहा है, फिर एक और भेड़ पाल करके उसको खिला रहा है, पिला रहा है, धागे को जो उसकी जो शरीर पे जो ऊन आ गई है उसकी देखभाल कर रहा है। तो एक काम तो ये कर रहा है। उसके बाद में उसको मतलब काट रहा है, उसको काट करके बाज़ारों में बेच रहा है। एक तो ये हो गया, उसकी भी कमाई हो गई। अब जो ऊन जो प्राप्त कर लेंगे भेड़ों से, तो उसके धागा बनाएंगे, ठीक है, उसके क्या बनाएंगे, तो ये उद्योग हो गया कि भैया जो ऊन आ गई है उससे अपना रजाइयों में भर लो, या उसका धागा बना लो, उसको काट करके धागा बना लो। ये वाला अलग उद्योग हो गया। देखो, 2 उद्योग हो गए। अब बहुत से जो है धागे पे कलर चढ़ाएंगे, ठीक है, बहुत से जो है अलग अलग कलर बना करके और उन धागों पर कलर लगाएंगे, ये तीसरा उद्योग होगा। और अंतिम जो है वो उद्योग क्या होगा, जो कलर जो धागे हैं उनसे वस्त्र बनाए जाएंगे। तो कितना बड़ा ये एक उद्योग हो गया। 4 उद्योग हो गए, 4 तरीके के काम हो गए। काम मतलब एक ही है, मतलब है तो वो रेशे से जो वस्त्र तक बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें 4 प्रकार के धंधे हो गए, 4 प्रकार के उद्योग धंधे हो गए। इन 6 प्रक्रियाओं को करने के बाद में एक रेशा जो है वो वस्त्र में बदल जाता है। तो समझ में आ गई सबकी में ये प्रक्रिया। तो सबसे पहले क्या था, जब प्रथम चरण बताओगे आप, सबसे पहले क्या किया जाता है, कटाई की जाती है। जो गडरिये होते हैं और या भेड़ पालने वाले होते हैं, वो उसको जो ऊन को काट देते हैं। कटाई करने के बाद में अगला चरण धुलाई, फिर उसके बाद में छटाई के बाद में रंगाई, कताई होती बीच में, कताई, फिर रंगाई, और रंगाई के बाद में वस्त्र बनाना। 6 चरण सबको याद है? सबको याद है? सनी बताओ, बैठे बैठे बताओ। कटाई, फिर धुलाई, फिर छटाई, फिर कताई, फिर रंगाई, फिर वस्त्र। शाबाश। अब तुम बनाओ, सनी बताओ, 6 चरण बताओ। सबसे पहले सर में ये सालू। पहले कटाई, फिर धुलाई, फिर छटाई, फिर कताई, फिर रंगाई, फिर वस्त्र बनाना। शाबाश। कोमल बताएंगी 6 चरण। कटाई, धुलाई, छटाई, कताई, रंगाई से वस्त्र बनाया। रंगाई से वस्त्र बनाया। तुम्हें याद है? बताओ। कटाई, धुलाई, छटाई, कताई, रंगाई, वस्त्र बनाना। शाबाश। तो सभी लोगों को हो गए याद? तो ये था रेशम से, धागे से वस्त्र बनाना।
धागे से वस्त्र बनाना। वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। अब ये जो प्रक्रिया है ये ऊन की हो गई, पेड़ वाली। अब होता है रेशम। रेशम जो है वो एक रेशम का कीड़ा होता है। क्या होता है? कीड़ा। तो ये प्राकृतिक रेशा होता है जो प्रकृति से प्राप्त होता है। प्राकृतिक किसको कहेंगे? प्रकृति से जो प्राप्त होता है वो प्राकृतिक, ये प्राकृतिक रेशा होता है। तो इस रेशम के कीट जो है, रेशम कीट से ये जो कोकून से प्राप्त होता है। किससे? कोकून से। और उससे रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। कौन से वस्त्र बनाए जाते हैं? रेशमी वस्त्र। ये जो है हल्के, चिकने और टिकाऊ, मजबूत और बड़े आकर्षक होते हैं, अच्छे दिखने वाले होते हैं, चिकने भी होते हैं। ठीक है, रेशमी वस्त्र बताया ना, रेशम का बना हुआ होता है, तो दिखने में भी एकदम आकर्षक लगता है, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है और चिकना होता है, बड़ा चिकना है इसे। ठीक है। और रेशम का जो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो चीन में होता है। किस में होता है? चीन जो एक हमारा पड़ोसी देश है, उसमें इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। वहाँ रेशम के कीड़ों को ये पाला जाता है और उससे ये रेशम जो कोकून प्राप्त किया जाता है, उससे फिर रेशम प्राप्त होता है। तो एक रेशम का जो कीड़ा होता है, इसका एक चक्र होता है। चक्र मतलब ये पहले क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, फिर रेशम प्राप्त होगा, एक चक्र हो गया पूरा। तो उस चक्र को समझेंगे। तो सबसे पहले जो रेशम का कीड़ा जो होता है वो सहतूत या अरंडी का पेड़ होता है। सहतूत का पेड़ तो देखा है आपने? सहतूत खाते हो? सहतूत लगे हैं यहाँ। तो वो सहतूत की जो पत्तियाँ होती हैं, उन पत्तियों के नीचे की तरफ ये कीड़ा होता है, रेशम वाला। सहतूत की जो पत्तियाँ होती हैं वो इसके नीचे की तरफ, ये उसकी निचली सतह पर चिपके होते हैं। और जो सहतूत का जो कीड़ा होता है, ये रेशम का जो कीड़ा होता है, जो मादा होती है, एक होता है नर और एक मादा। भाई हर प्रजाति में एक नर होता है, एक मादा होती है। तो जो अंडे देती है वो मादा देगी। तो अब क्या होता है, इसकी जो मादा है वो पत्तियों पर क्या है, अंडे देती है। अंडे ये पत्ती पर देती है। तो इन अंडों से सफ़ेद रंग का लार्वा निकलता है। जब अंडे फूटेंगे तो सफ़ेद रंग का लार्वा निकलेगा। इस लार्वे को कहेंगे कैटरपिलर। क्या कहेंगे? नाम याद रखना, कैटरपिलर, प्लस नहीं, कैटरपिलर। हाँ, तो प्रक्रिया समझना। अब प्रक्रिया ये है कि पत्तियों की जो निचले भाग पर ये कीड़ा होता है। अब उस कीड़े की जो मादा होती है वो अंडे देती है, और अंडे से जो फूटता है तो सफ़ेद कलर का लार्वा निकलेगा, चिपचिपा सा पदार्थ सफ़ेद कलर का निकलेगा, उसको कहेंगे कैटरपिलर। और ये खाते क्या है पता है? ये उसी सहतूत की पत्ती को खाते रहते हैं। तुमने सहतूत की पत्तियों में गौर किया हो, ये कटी फटी सी मिलेंगी तुम्हें। तो इनको क्या है, ये कीड़े खाते रहते हैं, और इन खाने से ये इसमें वृद्धि होती है। भाई पोषण होगा उनमें तो वृद्धि होगी। तो ये पत्तियों को ही खाते रहेंगे। 4 से 6 हफ्ते में ये बड़े होकर के इस रेशम कीट का जो लार्वा बन जाएगा। फिर ये लार्वा क्या है, अपने प्रोटीन युक्त एक पदार्थ होता है, उसको लपेटता रहेगा अपने 8 के आकार में। अंग्रेजी में 8 का जो अंक होता है, उसके आकार में आगे की ओर और पीछे की ओर ये बढ़ता रहता है। भाई फूट गया, लार्वा निकल गया, अब ये आगे पीछे की तरफ 8 के अंक दिखता है, उसमें 8 जैसा अंक बना के आगे पीछे की ओर ये बढ़ता रहता है। और कुछ ही दिनों में ये सूख करके, मतलब हवा में सूख जाता है। तो फिर ये बनता है क्या, कोकून। क्या बनता है? कोकून बन जाता है। भाई अंडे दिए, अंडे से लार्वा बना, लार्वा फिर बढ़ते बढ़ते ये हवा में जो सूख जाता है, सूखने के बाद में इस जो कोकून बन जाता है। ये प्यूपा कहेंगे, प्यूपा कह लो या कोकून कह लो। ठीक है। जो 8 के आकार में जो लसा जो पदार्थ होता है वो आगे पीछे बढ़ता हुआ फिर ये लार्वा या प्यूपा में बदल करके
और ये प्यूपा जो होता है उसकी जो गोल संरचना होती है, गोल गोल होता है प्यूपा, उसको कोकून कहते हैं। तो उस कोकून से फिर हमारे इसकी जो वापस से उससे धागे बनते हैं, रेशम बनता है। इन गोल रचनाओं से या कोया को कोकून कहते हैं। कोकून के भीतर ही जो प्यूपा जो है वो विकसित होता है। जो कोकून नहीं होता है उसके भीतर जो होगा वो प्यूपा होगा। तो ये अंत में जो रेशम कीट कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकल जाता है। जो रेशम का कीड़ा है कोकून के रेशे को काटते हुए बाहर निकल जाता है और फिर से वो बड़ा होकर के फिर अंडा देगा। मतलब पूरी प्रक्रिया हो गई। मतलब बड़ा हुआ, फिर उसने अंडे दिए मादा ने, फिर उसके बाद में लार्वा बना, लार्वा बनने के बाद में प्यूपा मतलब कोकून, कोकून के अंदर प्यूपा, फिर वो बढ़ता हुआ रेशम को जो काटते हुए वो वापस से फिर बड़ा हो जाएगा। फिर ये प्रक्रिया पूरी चलती रहेगी। तो उससे ये प्रक्रिया चलती रहेगी और हमें रेशम प्राप्त होता रहेगा। तो इस रेशम के जो कीड़े को जो है पालने की जो प्रक्रिया चलती रहती है। और रेशम के जो कीड़े को पालने को कहा जाता है सेरीकल्चर। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। रेशम के कीड़े को पालना क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। और भारत का जो रेशम कीड़े पालने का जो प्रमुख केंद्र नहीं है वो है मैसूर में या बेंगलोर में। कहाँ पे है? बेंगलोर में। 2 जगह पे है ये। वहाँ पर सेरीकल्चर किया जाता है, यानी रेशम के कीड़े को पाला जाता है। कुछ जगह असम में और झारखंड में भी कुछ किसान जो है रेशम के कीड़े का पालन करते हैं। ठीक है। अब कोकून से मतलब कोकून प्राप्त हो गया हमें, ठीक है। अब कोकून से फिर क्या प्राप्त होता है? रेशम। ठीक है। ये प्रक्रिया तो समझ में आ गई। दोबारा सुन लो एक बार। पत्ती पे अंडे दिए मादा ने, अंडे से क्या निकला? लार्वा। क्या निकला? लार्वा। लार्वा बढ़ते बढ़ते फिर किस में बदल गया? प्यूपा या कोकून। कोकून के अंदर वो प्यूपा होता है, कोकून में बदल गया। अब कोकून से फिर वो हम क्या प्राप्त होगा? रेशम। कोकून से क्या प्राप्त होगा? भाई कोकून उसको इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद में रेशम प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है। क्योंकि उसको उबलते हुए पानी में 10 से 15 मिनट डाल दिया जाता है। इससे जो चारों ओर इसके रेशम लिपटा होता है कोकून के, तो उसको गर्म पानी में जब डालोगे तो जो रेशम लिपटा हुआ है वो धीरे धीरे क्या करता है, वो उसमें घुल जाता है और रेशम के जो रेशा है वो प्राप्त हो जाता है। वो घुल जाता है उसमें प्यूपा पानी में, गर्म पानी में, और वो रेशम अलग हो जाता है। तो ये प्रक्रिया बड़ी प्रक्रिया है, ये बाद में बताएंगे आपको। कोकून से रेशम प्राप्त करना ये अलग प्रक्रिया है। तो 2 चीज़ हो गई, एक तो ऊन हो गई, 2 प्रक्रिया हमने पढ़ी, एक ऊन हो गई और एक रेशम। एक ऊन, ऊन किससे प्राप्त हुई थी? भेड़ से। और रेशम किससे प्राप्त हुई है? मादा से। रेशम कीड़े से। मादा, हाँ मादा से ही होगी, मादा अंडे देगी, अंडे मादा ही देगी, तो रेशम के कीड़े से। तो ऊन सो भेड़ से प्राप्त हुई और ये रेशम जो है कीड़े से प्राप्त हुई। तो 2 चीज़ पढ़नी हमने, ऊन और रेशम। अब इनकी उपयोगिता सुन लो। उपयोगिता मतलब उपयोगिता का क्या मतलब है? उपयोगिता मतलब इसके लाभ क्या हैं, ये किस में उपयोग में लिया जाता है। ऊन और रेशम ये तो सबको पता है, ठीक है। ऊन और रेशम तो बता दी। अब ये उसकी उपयोगिता क्या है, इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले ऊन देख लो। तो ऊन के तो आप बता ही दोगे क्या क्या बनते हैं भैया? स्वेटर, टोपा, टोपी और बताओ, जोर से बताओ। मोजे भी बनते हैं ऊनी, और दस्ताने भी बनते हैं, और पट्टी लगाने वाली कानों की पट्टी लगाने वाली जिससे कान ढके रहते हैं, वो भी ऊनी होती है, वो भी बनते हैं। और बताओ, सोचो। कंबल, ऊनी कंबल भी बनते हैं, और गलीचे और कालीन भी बनती है। कालीन जानते हो?
कालीन जो बिछाई जाती फर्श पे, बढ़िया मोटी सी कालीन जो होती है बिछाई जाती है, गलीचे वगैरह, ये पायदान पैरदान जो होता है हाँ सर। ये भी होते हैं, ये भी बना दिए जाते हैं। हाँ, चटाइयाँ भी होती हैं ऊनी, कुछ ऊनी चटाइयाँ वैसी प्लास्टिक की वैसी भी आती हैं और ऊनी भी चटाइयाँ होती हैं। तो ये सब ऊनी चीज़ें ऊन से, रेशम से, ऊन से, रेशम से नहीं, अभी दोनों का उपयोग बता रहा हूँ, ऊन से बनेंगी ये। ऊन से, ठीक है, ये सब किससे बनाई जाती हैं? ऊन से, ऊन से बनाई जाती हैं। और रेशम की क्या उपयोगिता है? ऊन की उपयोगिता तो बता दी, अब रेशम की बताओ। रेशम से जैकेट बनते हैं, जरकिन। हाँ, इनसे वस्त्र बनते हैं। क्या बनते हैं? वस्त्र। हल्के वस्त्र, मुलायम वस्त्र और मजबूत और टिकाऊ होते हैं, ऐसे वस्त्र बनते हैं। वगैरह आपने देखा होगा रेशमी साड़ियाँ होती हैं, कहते हैं रेशमी रेशमी साड़ी। तो रेशमी साड़ी, रेशमी सूट भी होता है जो चमक जो वैसी होती है उस पर चमक, ठीक है, जिसमें साड़ियाँ जैसे बनारसी साड़ी, ठीक है, वो भी रेशमी साड़ी होती है। शेरवानी, शेरवानी कपड़ा होता है, हाँ, कुर्ता जो होता है चूड़ीदार कुर्ता, और शेरवानी जो होती है वो भी बनाई जाती है। वो शादी वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है, साड़ी में भी, और जो शेरवानी भी होती है उसमें भी, ठीक है। और कुछ जो रेशम होते हैं ना, रेशम का उपयोग पैरासूट बनाने में, पैरासूट जानते हो? उड़ने वाले। हाँ, उड़ने वाला, वो भी इससे बनाए जाते हैं। उसमें कुछ चीज़ें मिला करके, रेशम जो होता है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं, उसमें से हवा पास नहीं होती है बिल्कुल। तो पैरासूट हो ना, जैसे उसमें से ऊपर से गिरेगा तो उसको जो पैरासूट खोल दिया जाएगा तो हवा उसमें से पास नहीं होगी, यानी वो जो उसमें उड़ता रहेगा, ठीक है, हवा के कारण। और बुलेट प्रूफ कपड़े बनाए जाते हैं। बुलेट प्रूफ मतलब गोली मार दो तो वो गोली भी उसमें से पार नहीं होगी, समझे। रेशम की जो अन्य वस्तुएं उसमें बुलेट प्रूफ कपड़े होते हैं। और ऑपरेशन जो होता है ना, ऑपरेशन में प्रयुक्त होने वाले टाँके भी बनाए जाते हैं। टाँके होते हैं, तो टाँके लगते हैं खाल में ऑपरेशन में, कहीं का भी ऑपरेशन हुआ, मान लो यहाँ पेट पे चीरा, तो वो कुछ धागे, सभी की मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ धागे जो है वो रेशम के भी टाँके जो बनाए जाते हैं। जो धागा होता है वो रेशम का, वो बहुत मजबूत और टिकाऊ होता है। हाँ, वो धागा ही तो होता है, टाँका, और वो क्या होता है? पंच वाला वो मशीन थोड़ी पंचिंग, वो धागा ही होता है जो, वो फिर क्या त्वचा में घुल जाता है, एक तरीके से त्वचा जैसा ही, मतलब उसमें मिल जाता है, फिर वहीं घुल जाता है। कुछ टाँके ऐसे होते हैं जो काटने पड़ते हैं, जो ऊपर लगते हैं टाँके, तो वो काटने पड़ते हैं। 10 दिन बाद 15 दिन बाद डॉक्टर बुलाता है, टाँके कटवा लो। और कुछ अंदर जो टाँके लगते हैं ना, शरीर के अंदर ऑपरेशन हुआ जो टाँके लगे, कुछ टाँके ऐसे होते हैं उसी में अपने आप घुल जाते हैं। तो ये रेशम से जो है वो टाँके भी बनाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो, रेशम और ऊन, ये दोनों चीज़ हमने पढ़ ली हैं। अब इसमें जो प्रश्न आए हैं, देखो, प्राकृतिक रेशम भी होता है, कृत्रिम रेशम भी होता है। प्राकृतिक मतलब प्रकृति से प्राप्त हुआ, रेशम कीट से सीधा प्राप्त हो गया, प्रकृति से मिला, उसमें हमने कुछ मिलाया तो नहीं है, नहीं मनुष्य ने, जब कुछ मिलाया नहीं है तो वो प्राकृतिक हो गया। और कृत्रिम रेशम में क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें उसमें मिला दी जाती हैं। अब जैसे ये टाँका बनाया, या बुलेट प्रूफ ये वो बनाई, कपड़े बनाए, या पैरासूट बनाया, तो वो शुद्ध रेशम से मतलब नहीं बनेगा, उसमें कुछ ना कुछ मिलाया जाता है। तो कुछ ना कुछ मिलाया जाएगा तो वो कृत्रिम हो गया। तो कृत्रिम रेशम और प्राकृतिक रेशम, ये दोनों तरीके से। अब कृत्रिम रेशम को जब जलाओगे ना तो वो सिकुड़ कर एक गोली नुमा हो जाए, एक धागा लो कृत्रिम रेशम का, उसको जलाओ माचिस से जलाओगे तो जलते जलते गोला सा बन जाएगा, ठीक है। कभी कभी जलाया होगा, धागे जलते होंगे तो आपने देखा होगा, वो गोली नुमा हो जाता है और एक बदबू सी आती है उसमें से, गंध सी आती है, तीखी गंध, ठीक है। और जो शुद्ध रेशम होगा वो अच्छी गंध के साथ जलेगा, उसमें से ज़्यादा वैसी गंध नहीं आएगी। और जो कृत्रिम होगा, आपने देखा होगा, और वो सीधा जल जाएगा रेशम,
वो तो सीधा जल जाएगा खूब अच्छी तरीके से। और जो कृत्रिम वाला होगा उसको जब जलाओगे तो गोली नुमा बन जाता प्लास्टिक जैसा, और उसमें से गंध आती है बुरी सी, उसमें केमिकल वगैरह और भी कुछ चीज़ें मिला देते हैं। ठीक है, तो ये पाठ जो है धागे से वस्त्र तक, ये पाठ पूरा होता है। इसमें दो चीज़ हमने पढ़ी, ऊन और रेशम। ऊन की जो 6 चरण उसमें हमने पढ़े, 6 चरण बारी बारी से पढ़े, और उसके बाद में रेशम जो कीट है उसकी पूरी प्रक्रिया हमने पढ़ी। अब इसमें प्रश्न उत्तर देख लो आप एक बार। प्रश्न ये आया है, ऊन धारण करने वाले जंतु हैं। ऐसे जंतु ये पूछ रहा है जो ऊन धारण करते हैं, यानी जिससे ऊन मिलती है। ऊन को मतलब धारण करना मतलब अपने शरीर में ऊन होती है। कौन कौन से हैं? पहला देखना, आप बताओ, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ये उस उत्तर देना है इसका। ऊन धारण करने वाले जंतु हैं, अ है ऊंट या याक, बी एल्पेका या लामा, सी अंगोरा बकरी, और डी उपरोक्त सभी। क्या उत्तर होगा इसका? उपरोक्त सभी, यानी ये सभी में ही ऊन धारण किए हुए होते हैं। ऊन इन सब में प्राप्त होती है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। अब दूसरा प्रश्न है, भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं। भेड़ तथा रेशम कीट शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपमार्जक? शाकाहारी होते हैं। भेड़ भी घास फूस ये खाती है, और रेशम का कीड़ा भी वो पत्तियां खाता है, तो ये दोनों कैसे होंगे? शाकाहारी होंगे। एक प्रश्न आता है, रेशम क्या है? मानव द्वारा निर्मित है, मनुष्य द्वारा बनता है, या पेड़ों द्वारा बनता है, या जंतु द्वारा बनता है, या उपरोक्त सभी द्वारा बनता है? जंतु द्वारा। सभी द्वारा मतलब पेड़ वाला द्वारा भी बनेगा, और जंतु तो हो गया रेशम कीट, और मनुष्य भी ये बनाते हैं। मनुष्य कैसे बनाते हैं? उसमें मिला करके। भाई कृत्रिम जो होता है ना, वो मनुष्य ही तो बनाएंगे उसको। जब मिला रहे हैं तो एक तरीके से मनुष्य बनेंगे। मनुष्य जो भी उसमें अपना करेंगे, बनाएंगे, तो वो मानव द्वारा निर्मित हो जाएगा, उसी को हम कृत्रिम कहते हैं। अब एक प्रश्न देखो, भेड़ के रेशों की जो चिकनाई और उसमें से धूल निकालने वाली जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? अभिमार्जन, संसाधन, रीलिंग या कटाई छटाई? बता। अभिमार्जन। क्या कहते हैं? वही धुलाई, जो धुलाई है उसी का नाम क्या है? अभिमार्जन होता है। अब एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि भेड़ जो ऊन को मतलब भेड़ से ऊन को निकालने वाला चरण जो है वो क्या कहलाता है? भेड़ से ऊन को निकालने वाला जो चरण है उस चरण का क्या नाम है? कटाई। क्या नाम है? कटाई। भाई भेड़ से ऊन को अलग कर रहे हैं तो कटाई के द्वारा ही तो करेंगे, फिर क्यों ऐसे चुप हो गए? कटाई तो बता। हाँ, कटाई होता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, छोटे ऊन को और बड़े ऊन को, या कठोर ऊन या मुलायम ऊन, इसको अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है उस चरण का क्या नाम है? छटाई। क्या नाम है? छटाई। और एक प्रश्न ये बनता है, ऊन पर रंग बनाने की जो रंग लगाने की प्रक्रिया है उस चरण का क्या नाम है? रंगाई। क्या नाम है? रंगाई। ठीक है। और अंतिम चरण का क्या नाम है? वस्त्र बनाना। ये भी प्रश्न बनता है, अंतिम चरण का वस्त्र बनाना। अच्छा, ऊन प्रदान करने वाली किसी एक भेड़ का नाम बताइए। भेड़ किसी भेड़ का नाम बताना। अंगोरा। अंगोरा तो बकरी है, भेड़ बताओ। क्यों? ऊन प्रदान वाली भेड़ बताओ। मारवाड़ी भेड़ बताई थी? मारवाड़ी या लोही। लोही याद रखना, या मारवाड़ी रखना, या नाली। नाली तो याद रह जाएगा। नली या नाली। ठीक है। ये भी राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में इनमें
मिलती है। ठीक है, तो कुछ नस्ल जो है वो याद रखना, जैसे बकरी है, अंगोरा बकरी बताई थी, तो ऐसे ही पाटनवाड़ भेड़ है, मारवाड़ी भेड़ है, लोही भेड़ है, नाली भेड़ है। ये भेड़ें जो हैं वो याद रखो। ठीक है, ये जो नस्ल है वो याद। अब इसमें से एक प्रश्न जो है मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, जो आपको उसका उत्तर ढूंढ के लाना है। उसका उत्तर आपको खोज करके लाना है। तो वो प्रश्न ये है कि जब आपके शरीर का कोई भी अंग अगर काट दिया जाए तो क्या होता है? दर्द होता है। दर्द होता है। ये प्रश्न आपके घर से है, केवल घर से आपको ढूंढ के लाना है ये प्रश्न। जब शरीर का कोई भी अंग काट दिया जाए तो दर्द होता है, लेकिन हम जब बाल काटते हैं या नाखून काटते हैं तो हमें दर्द नहीं होता है। नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, इसका उत्तर आप कल घर से ढूंढ के लाओगे। सबसे पूछूंगा मैं, ठीक है? हैं? हाँ, तुम भी ढूंढ के लाना। ठीक है, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ के लाएंगे कि शरीर में किसी दूसरे अंग को, त्वचा को काटेंगे, कान को काटें, नाक को काटें, किसी भी अंग को काटें तो दर्द होता है, लेकिन बाल को और नाखून को इनको काटते हैं तो दर्द नहीं होता है। आज हमने ये रेशम और ये वस्त्र पढ़े हैं, धागा, तो इसका उत्तर आप घर से दे करके आओगे। ठीक है, तो आपका पाठ पूरा हो गया। 2 चीजें आपने पढ़ी, कौन कौन सी? ऊन और रेशम। रेशम। ऊन के कितने चरण थे? 6। और रेशम में कौन सा था कीड़ा? रेशम कीट बोल दो। रेशम कीट। उससे हमें रेशम प्राप्त होता है। पाठ सभी की समझ में आ गया? ठीक, चलो। मोबाइल से ढूंढ लोगे प्रश्न, हैं? मोबाइल में सर्च करके पता लगा लोगे दर्द क्यों नहीं होता। टीवी में दर्द है।